हाँ जी, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। टॉपिक डालिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। टॉपिक डालिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर और ब्रैकेट में लिखिएगा नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर और ब्रैकेट में लिखिएगा नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। क्लियर है? ब्रैकेट में लिखिएगा नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। अभी नियरेस्ट नेबर और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, पहले ये चीज समझो। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जेई में। आ रही बात समझ? क्लियर है? हम लोगों का टारगेट बोर्ड के साथ कंप्लीट सिलेबस को पूरा करना है जेई के। तो जेई के अंदर सॉलिड का एक बड़ा अहम रोल है। 12th क्लास में भी है। डिलीटेड सिलेबस अगर कर दिया है तो बेटा ये डिलीटेड सिलेबस में नहीं आ रहा, लेकिन हमारा उद्देश्य इसको पूरा पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। इसके बाद जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, हाँ अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो और एग्जाम के कारण तुम्हारे को सिचुएशन आ रही हो तो हम इसको बीच में स्टॉप करके और तुरंत फिर सॉल्यूशन उठा लेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर तुम्हें ऐसा लगता हो तो हम यहाँ इसकी क्लासें 10 लेकर के स्टॉप कर देंगे और आगे सॉल्यूशन उठा लेंगे। जो भी व्यवस्था हो आप उसके अकॉर्डिंग बता दीजिएगा। आज की क्लास हम पूरी कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर का मतलब कितना है, पहले इस चीज को समझिए आप। बात समझ में आ रही है? देखिए, मैं नियरेस्ट नेबर का मतलब आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए कि ये मेरे पास में एक कॉलोनी है। पहले इस चीज को समझो कि एक कॉलोनी है और एक कॉलोनी की एक लाइन में बहुत सारे मकान बने हुए हैं। क्लियर है ना? मान लीजिए कि ये एक इस तरह का एक मकान बना हुआ है जो मिडिल में है। डन? क्लियर है? अब इसके पास में इस तरीके से ये मकान बने हुए हैं और साथ साथ क्लियर है, एक कॉलोनाइजर ने इस तरीके से मकान बनाए कि ये आपका एक अलग से स्पेसिफिक मकान है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इस मकान के जो टच में है वो कितने और मकान होंगे? क्लियर है क्या? हेलो, हाँ बोलो। अरे ठीक है, तो अभी क्लास में हूं। आ रही है बात समझ में? यहां तक बात समझ में आई? अब ये वाला क्या इसको टच कर रहा है क्या? और ये वाला इसको टच कर रहा है। क्लियर है बेटा? तो ये कहलाएंगे इसके नियरेस्ट नेबर। क्या कहलाएंगे इसके? नियरेस्ट नेबर। अब ये वाला भी मकान है तो इसके पास में, तो ये कहलाएगा नेक्स्ट नेबर। क्या कहलाएगा बेटा? नेक्स्ट नेबर। नेक्स्ट नेबर, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर। आ रही है बात समझ में? क्लियर है क्या? इसी तरीके से अगर ये वाला होगा तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर कहलाएगा। पहले ये चीज समझ में आई क्या? तो आपसे जब वो क्वेश्चन पूछता है इसके अंदर, तो आपसे नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर और नियर नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस पूछता है। तो ये पॉइंट जब आपको क्लियर होंगे तो आप एक्यूरेट आंसर दे पाओगे ना। बात समझ में आई? ये दोनों क्या है बेटा? इसके नेबर है। तो वो क्या है? नियरेस्ट नेबर। अगला वाला क्या है? नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर। अगला वाला क्या है? नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? पहले ये नियरेस्ट नेबर का लफड़ा क्या है और ये किस तरीके से एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको समझा रहा हूं। पहला आप 2 लाइन लिखिए। टोटल नंबर ऑफ, इसमें लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ, जल्दी लिखो बेटा। टोटल नंबर ऑफ atoms touching, total number of atom touching a particular atom, total number of atom touching a particular atom in the given unit cell, in the given unit cell, in the given unit cell is known as coordination number, is known as coordination number of the unit cell, of the unit cell, and that atoms are, and that atoms are
नियरेस्ट नेबर। ये क्या कहलाएंगे बेटा? इनके नियरेस्ट नेबर कहलाएंगे। बोलो यहां तक मेरी बात तुम लोगों को अच्छे से क्लियर हुई? से यस या नो? यस सर। जल्दी बोलो बेटा। यस सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी चीज को समझते हैं कि ये नेक्स्ट नियर वेस्ट का लफड़ा क्या है। देखिए इस 3D के अंदर हम आए और हमने एक सिंपल सा क्या किया, क्यूब लिया। ये ले बेटा, सबसे पहले ये क्यूब लिया। अब इस क्यूब के अंदर मैं कर क्या रहा हूं उस चीज को आप समझिएगा। देखिएगा कि ये इस तरीके से अगर मैं एक चौड़ा क्यूब बना लेता हूं पहले और फिर आपको बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। डन बेटा? ये लीजिए। अरे क्या हो रहा है भाई, ये फैल क्यों नहीं रहे आज? ये लीजिए, ये क्यूब बना। अब इस क्यूब के अंदर मैं आपको ये कहता हूं कि ये मेरे पास में जो कॉर्नर के पॉइंट्स हैं, ये पहले मैं 8 कॉर्नर्स को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये लीजिए, ये आपको अच्छे से 8 कॉर्नर पॉइंट्स नजर आने चाहिए और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर का आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि ये है क्या, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर है क्या। ये लीजिए। डन? पहली चीज तो ये है क्या, बिल्कुल अच्छे से नजर आ रहे हैं 8 पॉइंट। अब आप देखिए मैं ये कह रहा हूं कि यहां से यहां पर एज लेंथ ए है, हाँ या ना? तो डेफिनेटली ये मेरे पास में जो एज लेंथ है ये भी कितनी होगी, ए होगी, और ये एज लेंथ भी ए होगी। दैट मीन्स हर जगह से एज लेंथ कितनी है बेटा, ए ही है। क्लियर है? अब मैं आपको ये कह रहा हूं, कि आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने अगर इसको इससे मिला दिया तो बताओ क्या है, एक फेस डायगोनल है। इसी तरीके से अगर मैंने इससे इस पॉइंट को मिला दिया तो बताओ ये भी क्या है, एक बेटा फेस डायगोनल है। डायगोनल। और यदि मैंने इसको इस पॉइंट से मिला दिया तो क्या ये भी एक फेस डायगोनल है? अगर ये फेस डायगोनल है और मैं अगर इसको इस पॉइंट से मिलाऊं तो क्या ये बेटा तुम्हें एक बॉडी डायगोनल नजर आ रहा है क्या? तो मैंने इसमें 3 फेस डायगोनल डाले, एक बॉडी डायगोनल डाला है। बोलो बेटा मेरी बात समझ में आई क्या, हाँ या ना? अब मैं नंबरिंग कर देता हूं इसको 1। ये लीजिए, इसको नंबरिंग कर रहा हूं 1, इसको कर रहा हूं मैं नंबरिंग दूसरे पेन से कर देता हूं मैं। ये लीजिए, इसको नंबरिंग कर रहा हूं 1, इसको कर रहा हूं 2, इसको कर रहा हूं 3 और इसको कर रहा हूं 4। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? या ऐसा करता हूं ताकि आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए, 1 2, इसको मैं 3 कर देता हूं और इसको 4 कर देता हूं। डन? इसी तरीके से मैं नीचे नंबरिंग कर देता हूं। जैसे ही यहां पर 4 खत्म हुआ तो ये 5। क्लियर है बेटा? इसको मैं कर देता हूं 6, इसको कर देता हूं 7 और इसको कर देता हूं 8। क्या आपको 8 नंबर आसानी से पहले इस क्यूब में बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहे हैं क्या? क्लियर? अब मैं कहता हूं अरेंज द आइटम फ्रॉम 2 to 8। क्वेश्चन सुनना, अरेंज द एटम फ्रॉम 2 to 8। बात समझ में आ रही? 2 से 8 एटम को अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम 1। पहले एटम से 2 से लेके 8 तक एटम को अरेंज करना है। क्लियर है क्या? फ्रॉम 1 एंड ऑल्सो कैलकुलेट दैट डिस्टेंस इन द गिवन यूनिट सेल, एंड ऑल्सो कैलकुलेट। मेरी बात समझ में आ रही? और आपको साथ साथ क्या कैलकुलेट करना है? ऑल्सो कैलकुलेट that distance in the given unit cell, also calculate that distance
in the given unit cell. पहले बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा, हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब मुझे सॉल्व करना होगा तो क्या पहले इस क्यूब को बहुत अच्छी तरीके से अपने माइंड में डालना होगा? अब माइंड में डालता हुआ मैं सबसे पहले ये देखूं कि मेरे को इसमें एटम 1 से एटम 4 पर, एटम 6 पर और एटम 7 पर फेस डायगोनल नजर आ रहा है और 1 से एटम 8 के ऊपर बॉडी डायगोनल नजर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज समझ में आई क्या? क्लियर है बेटा? तो अब मैं अगर डिस्टेंस निकालूं तो पहला मैं ये बात करता हूं कि जो मेरे पास में एटम है, कौन कौन से एटम है, ध्यान से देखिएगा। एटम 2, एटम 3 और एटम 5। क्या बेटा ये भी डिस्टेंस ए होगी और यहां से यहां तक ये भी डिस्टेंस ए होगी क्या? बोलो बेटा, साथ साथ जवाब दो, यस या नो। तो मैं ये कह दूं कि एटम 2, एटम 3 और एटम 5, बताओ ये कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं? तो आप कहोगे कि ये ए डिस्टेंस पर है, हाँ या ना? Yes, sir. ये कितनी डिस्टेंस पर है बेटा? ए डिस्टेंस पर है। अब मैं बात कर रहा हूं एटम, बड़ा ध्यान से देखना, 1 से एटम 6, क्लियर है क्या? एटम 4, एटम 6 और एटम 7, क्लियर है क्या? तो मैं ये कह रहा हूं कि 4, 6 और ये 7, बताओ ये रूट टू ए डिस्टेंस पर है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है Yes, बेटा sir. अच्छे से? और मैं बात कर रहा हूं एटम 8 की, ये लीजिए एटम 8, क्या बेटा ये रूट 3a डिस्टेंस पर है क्या? बोलो, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है सारे के सारे, हाँ या ना? क्लियर है? जल्दी बोलो। मुद्दा तो ये है कि मुझे इनके कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने हैं। अब इन कोऑर्डिनेशन नंबर को मैं अरेंज कैसे करूं और कैसे इस डायग्रामेटिकली इस पूरे सिस्टम को मैं आपको समझाऊं? तो लो बेटा बड़ा ध्यान से देखो, एटम 2, एटम 3 और एटम 5 ये सारे ए डिस्टेंस पर है, क्लियर है क्या बेटा? तो ये क्या मेरे पास में नेक्स्ट नेबर कहला रहे हैं, ये इसको टच कर रहा होगा, ऑब्वियसली ये पांचवा भी इसको टच कर रहा होगा और ये भी टच कर रहा होगा ए डिस्टेंस पर, क्लियर है क्या बेटा? तो क्या Yes, sir. कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होगा क्या? डन, बात समझ में आ रही है? इसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर की मैं बात कर रहा हूं, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा हूं, तो 4, 6 और 7 ये मेरे पास में नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर कहलाएंगे क्या? क्या कहलाएंगे ये? नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर, और ये एटम कहलाएंगे सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर। जो दूसरे एटम इसको टच कर रहे हैं सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर, कौन कौन से? एटम 4, बड़ा ध्यान से देखिए, इस 1 को टच कर रहा होगा, एटम 6 ये रहा और एटम 7, क्लियर है? तो ये कहलाएंगे नेक्स्ट नेबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर, और ये कितने डिस्टेंस पर है? रूट टू ए डिस्टेंस पर है, इस तरीके से। और अगला मैं तीसरा बात करूं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कहलाएंगे, क्लियर आ रही है? और वो एटम कौन सा है? 8, जो कितनी डिस्टेंस पर है? रूट 3a डिस्टेंस पर है, ये कहलाएगा N4। N4 का मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, और ये कहलाएगा थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले ये बताओ, अब इस क्वेश्चन को समझने में कहां तकलीफ आई, तब मैं फिर तुम्हें दूसरा क्वेश्चन देना स्टार्ट करता हूं। जल्दी बोलो। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर एक बार ये कोऑर्डिनेशन नंबर वापस बताओ ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अरे भाई मैंने आपको इसीलिए तो एक डायग्राम पहले समझाया और उसके अंदर सिखाया कि एक कॉलोनी के अंदर एक सारे मकान बने हुए हैं, जो पहले जो टच कर रहे हैं 2 मकान, वो क्या कहलाएंगे? नियरेस्ट नेबर। उसके बाद वाले क्या कहलाएंगे? नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। उसके बाद वाले नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। तो ये बिल्कुल इसके पास में ही है और ये इसको टच कर रहे होंगे, तो कोई भी एटम जितने एटम को टच करता है वो कहलाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, अब फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर पर कितने एटम आपस में टच कर रहे हैं, और जो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही तो कहलाता है नियरेस्ट नेबर। तो बेटा इसके नियरेस्ट नेबर कौन कौन है? 2 है, 3 है और 5 है,
ये पहले इसके नियरेस्ट नेबर है जो इसको आपस में टच कर रहे होंगे। किस डिस्टेंस पर टच कर रहे होंगे? ए पर। इसी तरीके से नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, दूसरा नियरेस्ट नेबर, दूसरा कौन सा है? ये तो हो गए बिल्कुल पास वाले। अब इसके बाद में दूसरे एटम कौन कौन से हैं जो इसको टच कर रहे होंगे वो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, तो वो N4 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। बोलो बात समझ में आई अब तो? हाँ या यस सर। क्लियर हुआ बेटा? अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं और उस एक एग्जांपल को और समझना, ताकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर की जो चीज है वो तुम्हारे माइंड में बिल्कुल अच्छे से एकदम क्लियर हो। बात समझ आ रही है? बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर हो। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये आएंगे तो तुम्हें वर्ड अच्छे से आएगी। अभी हमारी वर्ड बाकी है। आ रही बात समझ? ये IIT JEE के हिसाब से बहुत बड़ा टॉपिक है और चैप्टर भी बहुत बड़ा है। क्लियर है क्या बेटा? फिजिकल के सारे ही चैप्टर बहुत बड़े बड़े होते हैं, 20-20, 25-25 क्लासों में कंप्लीट होते हैं। ये मान करके चलिए, बोर्ड जितना पढ़ाना हो 4 दिन का चैप्टर है। पैकिंग इफिशियंसी सिखा चुका हूं, उसके बाद में सीधी वर्ड होती है। वर्ड आधा पौन घंटे की वर्ड होती है, उसको कवर कर सकते हैं हम आराम से 30 to 35 मिनट में वो कवर हो जाती है। उसके बाद में सारे डिफेक्ट सिखाने और ये चैप्टर खत्म। ये NCERT का है। लेकिन JEE के अकॉर्डिंग हमें एक एक चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तब हमें NCERT ऐसे लगेगी आधा घंटे का चैप्टर खत्म कर लेंगे। आइए बात समझ आई। मैं दूसरे पॉइंट पर बात करता हूं और दूसरा एक क्वेश्चन मैं आपको इसी तरीके से देता हूं। लीजिए कि मैंने आपको अब एक क्यूब ऐसा दिया। बात समझ में आ रही है? और अब इस क्यूब से मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो मेरे पास में है, क्लियर है? ये जो मेरे पास में है, ये लीजिए, ये भी पॉइंट है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। बात समझ आ रही है? ये सारे पॉइंट्स मैंने ले लिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मेरे पास में डिस्टेंस है वो A है। कितनी है? ये मेरे पास में जो डिस्टेंस है, क्लियर है? ये जो मेरे पास में डिस्टेंस है यहां से यहां तक की वो A है। क्लियर है बेटा? आ रही बात समझ? ये भी डिस्टेंस मेरे पास में यहां से यहां तक की A है। अब बड़े ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं। बहुत ही तरीके से इस चीज को समझना। ये लीजिए, क्या आपको कुछ डायग्राम्स नजर आए हैं जो मैंने बनाए? बोलिए। अगर इस एटम को मैं नंबर 1 दे दूं, अगर इस एटम को मैं नंबर 1 दे दूं, बड़ा ध्यान से देखना। क्लियर है बेटा? इसको मैं नंबर 2 दे दूं। बात समझ में आ रही है? 1 और 2 का चक्कर समझ में आ गया? क्लियर है? और इस एटम को अगर मैंने 2 नंबर दे दिया, ठीक है, इस एटम को अब मैं यहां पर 3 नंबर दे देता हूं। डन बेटा? इसको मैं 4 नंबर दे देता हूं, इसको मैं 5th नंबर दे देता हूं और इसको मैं 6 नंबर दे देता हूं। और ये लीजिए, ये एटम यहां रखे हुए हैं। पहले बताओ ये डायग्राम क्लियर है क्या? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर फर्स्ट, जिसको कहते हैं नियरेस्ट नेबर। क्या कहते हैं? नियरेस्ट नेबर। फिर उसके बाद में मैं पूछ रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर सेकंड, जिसको कहेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर। फिर मैं पूछूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर थर्ड, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। अब तो कहानी समझ आ गई होगी। क्लियर है? तो मुझे एक बताइए कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 पर है, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नियरेस्ट नेबर कितने हैं इसके अंदर? जो पहले नियरेस्ट नेबर है वो कितने हैं और उनकी डिस्टेंस कितनी है? सर 3। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी बोलिए। सर 3। अरे यार, क्या ये A डिस्टेंस, तो ये भी डिस्टेंस A है क्या और ये भी डिस्टेंस A है क्या? तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है मेरे पास, जो नियरेस्ट नेक्स्ट नेबर है, नियरेस्ट नेबर वो ये टच कर रहा होगा, ये टच कर रहा होगा, ये जितने भी मैंने नंबर्स डाल रखे हैं सारे के सारे A डिस्टेंस पर टच कर रहे होंगे क्या? तो 6 एटम डिस्टेंस A पर टच कर रहे हैं। पहला पॉइंट समझ में आया?
यस सर। क्लियर है? अब आप मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस के ऊपर कितने एटम होंगे? अब दूसरा आइटम इसको कौन सा टच कर रहा होगा वो बताइए। ट्वेल्व एटम, डिस्टेंस √2a। 8 एटम, डिस्टेंस जल्दी बोलो कितने लिखूंगा? √3a। √3a। कैसे? एक एक चीज साफ साफ नजर आई क्या? कैसे हो रहा है ये काम? क्लियर है? और इसके बाद में अब परमानेंट अपने दिमाग में एक ट्रिक बना लेना कि जो a डिस्टेंस पर है वो a/2 डिस्टेंस पर भी हमेशा 6 ही एटम टच करेंगे। कितने एटम टच करेंगे? 6 ही एटम टच करेंगे। √2a डिस्टेंस जो होती है, या मैं कहूं कि a/√2, वो हमेशा 12 एटम ही आपस में टच करेंगे। अरे बात समझ में आ गई क्या? इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं कि √3a, या मैं कहूं कि √3a/2, √3a/2, तो ये भी 8 एटम टच करेंगे। इसलिए आज के बाद गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर है क्या बेटा? आ रही है बात समझ में? अब बड़ा ध्यान से मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, और उस एक और क्वेश्चन के बाद में सीधे हम टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से एटम किसको टच करेंगे। ये आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए। ये लीजिए, पहले ही मैंने ट्रिक सिखा दी, इसको मैं यहां रख देता हूं और आपको एक क्वेश्चन इसी टाइप का और देता हूं ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए। उदित बेटा समझ आ गया ये सारी चीज? हाँ सर। जागृत अवस्था में है ना बेटा? जी सर। हाँ जी। ये लीजिए, मैंने एक क्यूब लिया है और इस क्यूब के अंदर मैं यहां पर कुछ एटम्स ले रहा हूं। बड़ा ध्यान से देखना, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। डन बेटा? नंबरिंग में हाथों हाथ आपके लिए व्यवस्थात्मक रूप से मैं डाल देता हूं। और ये मेरे पास में क्रिस्टल है। मान लीजिए कि मैंने बीसीसी टाइप का क्रिस्टल लिया है, और बीसीसी टाइप का क्रिस्टल जो होता है, जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो कॉर्नर के साथ साथ सेंटर पे भी तो एग्जिस्ट करेगा। तो ये लैटिस पॉइंट में पहले आपको कंप्लीट कर देता हूं। उसके बाद में मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सा नेक्स्ट है और कौन सा नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम है। क्लियर है? अगर वास्तव में आप इस चैप्टर को पढ़ करके एक बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें और आपके पास में टाइम हो, तो एन अवस्थी की बुक आती है फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको। आप उस पर प्रैक्टिस करो। उसमें 3 लेवल होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा लेवल जेई एडवांस और आईआईटी जैम के लिए होता है। 2 लेवल्स जो होते हैं वो नीट और जेई के लिए होते हैं। आप 2 लेवल के क्वेश्चंस कीजिए, आप में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर है? देखिए कैसे। मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास में एटम 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये एटम 4 है। ये 5 एटम इसको मैं कह रहा हूं। क्लियर है बेटा? आ रही है बात समझ में? क्लियर है? 5 मैं इसको नहीं कहता हूं। क्यों नहीं कहता हूं? पूछो क्यों। देखिए, मैंने बीसीसी टाइप का क्रिस्टल लिया है तो एक पॉइंट सेंटर में भी तो होगा। मैं इसको नंबर डाल देता हूं 5। क्लियर है बेटा? इसको मैं नंबर डाल देता हूं 6, इसको डाल देता हूं 7। डन बेटा? और इसको डाल देता हूं 8 और इसको डाल देता हूं 9। यू नो वेरी वेल, ये ए डिस्टेंस पर है। पूरे मॉलिक्यूल में हर कोई एटम ए डिस्टेंस पर होगा, लेकिन ये जब रखा है इसके फेस पर, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि A इज नॉट इक्वल टू 2R। ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होंगे। पहले वाले सारे वीडियो देखो कि कैसे ये होता है। एक फेस के ऊपर ये एटम है तो इनको सरकाएगा, तो A इज नॉट इक्वल टू 2R। हाँ, डिस्टेंस A है, लेकिन ये दोनों एटम आपस में जो कॉर्नर वाले हैं एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा? अब मैंने वही केस लिया। वही केस क्या ले रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से आप समझना। मैंने ये कहा कि अब मेरे पास में क्लियर है, ये चीज है। क्लियर? देखिए कैसे। क्या ये एटम इसको इस तरीके से टच कर रहा है? क्लियर है? इसी तरीके से क्या ये 7 को इस तरीके से टच कर रहा होगा? क्या ये इसी तरीके से यहां पर भी एक 8 को टच कर रहा होगा?
और अगर मैं पेन चेंज करके लूं और आपके साथ में एक्सप्लेनेशन लूं तो क्या 19 को इस तरीके से मैंने एक बॉडी डायगोनल डाल दिया है। क्लियर है क्या? अब क्वेश्चन मेरा वही, अरेंज एटम फ्रॉम 2 to 9 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम 1 to ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस इन द गिवन यूनिट सेल। जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन दिया था वो का वही क्वेश्चन सेम रिपीट कर रहा हूं, इसलिए मैं लैंग्वेज दोबारा नहीं बोलूंगा। क्लियर है? 2 से लेकर के मैंने इसमें टोटल 9 एटम दिए। पहले वाले क्वेश्चन में 8 एटम थे, यहां पर टोटल 9 एटम है। तो पहले एटम से लेकर के 2 to 9 हर एक की डिस्टेंस आपको मुझे बतानी है और आल्सो ये भी लोकेट करना है कि कौन कितनी डिस्टेंस के ऊपर आ रहा है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है क्या बेटा? जल्दी जल्दी अब आप मुझे बोलते जाओ, पहला आइटम कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, मतलब नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा, ये सारी चीजें और ट्रिक मैं आपको दे चुका हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं टाइप, ये लीजिए टाइप। क्लियर है? और टाइप के पास में मैं आपके लिए लिख देता हूं नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, या मैं डिस्टेंस की बात कर लेता हूं आपसे। ये लीजिए टाइप और फिर डिस्टेंस, और डिस्टेंस के बाद में मैं आपसे पूछ लेता हूं नंबर ऑफ एटम। फाइनल अगर इस तरीके से क्वेश्चन आप करना सीख गए तो आपको बहुत अच्छी कमांड इस चैप्टर पर मिल जाएगी, खासकर इन डिस्टेंस वाले क्वेश्चनों में। क्लियर है बेटा? तो पहला, अगर मैं ये कहूं कि नेक्स्ट नेबर मेरे पास में कितने हैं, तो इस क्वेश्चन को चेक करके बताओ कि जो मेरे पास में नेक्स्ट नेबर होगा वो कितने होंगे। अंडरस्टूड है कि ये एटम इन चारों के ऊपर रखा हुआ है, तो ये एटम आपस में एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगे। तो सबसे नियरेस्ट एटम कौन सा होगा? क्या सबसे नियरेस्ट एटम ये वाला इसको टच कर रहा होगा क्या? और ये डिस्टेंस होगी √3a/2। अब आंख बंद करके दिमाग नहीं लगाना है कि √3a/2 डिस्टेंस पर कितने एटम होंगे, 8। मैंने लिख दिया क्या? अब आप पूछोगे सर ये 8 एटम कैसे आए, तो देखो और समझो ये 8 एटम कैसे आए। लोग बेटा मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देता हूं। बोलो ये एटम इससे टच हो रहा होगा, ये इसको भी टच कर रहा होगा, ये इसको भी टच कर रहा होगा, ये इसको भी टच कर रहा होगा। ये लीजिए, क्या अब आपको पूरे आराम से ये 8 एटम √3a डिस्टेंस पर टच होते हुए नजर आ रहे हैं क्या? यस सर। बोलो बेटा। दूसरा मैं केस लेता हूं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम। बताइए नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कितनी डिस्टेंस पर टच कर रहे होंगे? नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितनी डिस्टेंस पर टच कर रहे होंगे? तो मेरे पास में नेक्स्ट टू नेक्स्ट, अब पहला ये टच कर रहा है तो वास्तव में दूसरा ये वाले जो ए डिस्टेंस पर है वो सारे एटम टच कर रहे होंगे, और ए डिस्टेंस के ऊपर जो मेरे पास में एटम होंगे वो हमेशा 6 ही तो होंगे। ये ट्रिक। अब 6 कैसे देख सकते हो, ये 1, क्लियर है क्या बेटा, ये 2, ये 3, आ रही बात समझ में? ऐसे ए डिस्टेंस के ऊपर जो इसको टच कर रहे होंगे वो 6 एटम होंगे। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपसे N4 की, और इसी तरीके से बात करूं N5 की, N4 N5 तो समझ गए होंगे, ये N², ये N3, ये N4, ये N5 शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। क्लियर है बेटा? तो अब N4 जो कि मेरे पास में √2a डिस्टेंस पर, ये 1/4 पर, ये 7 पर, आइए ये 8 पर, तो बताइए √2a डिस्टेंस के ऊपर 12 एटम इसमें एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और √3a डिस्टेंस जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट है उस √3a डिस्टेंस के ऊपर बताओ कितने एटम एग्जिस्ट कर रहे होंगे? कुछ नहीं आता तो यहां से उतार दो 8। इतने तो करेंगे ही करेंगे। बोलो ये कहानी अच्छे से क्लियर हो गई क्या? डन। तो अब मैं आपसे एक छोटी सी टेबल डिस्कस करना चाहूंगा, उस टेबल को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। मैंने कहा है टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल, भाई किस तरह की आपको यूनिट सेल दी गई है। क्लियर है बेटा? बोलो फर्स्ट, और मैं यहां पर लिखना चाहूंगा NN मतलब नियरेस्ट नेबर, जिसको अपन कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। डन बेटा? अरे बोलो ना यार, हाँ या ना? क्लियर है?
Yes, फिर sir. मैं बात करना चाहूंगा आपसे एन क्यूब। क्लियर? एन क्यूब का मतलब सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर। डन। फिर मैं यहां से आपसे बात करना चाहूंगा N4, जिसको अपन कहते हैं थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। N4 का मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, और इसको मैं कहूंगा थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ये लीजिए, ये मेरे पास में इस तरीके से एक टेबल मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं। डन है? आ रही बात समझ? तो पहला लेता हूं मैं SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर है बेटा? 100% ये ए डिस्टेंस पर होगा, ये √2a डिस्टेंस पर होगा, और जो तीसरा होगा वो √3a डिस्टेंस पर होगा। तो ए डिस्टेंस पर 6 एटम टच करेंगे, इस पर 12 एटम टच करेंगे, और इस पर 8 एटम टच करेंगे। बोलो पहला केस समझ में आ गया क्या? आइए मैं दूसरा केस लेता हूं, और दूसरा केस मैं लेता हूं BCC का। अभी आप लोगों ने BCC का जो पहला टच कर रहा था वो √3a/2 डिस्टेंस पर टच कर रहा था क्या? तो √2a डिस्टेंस पर 8 एटम टच कर रहे थे, इसके बाद सीधा a डिस्टेंस आ गई थी। ये आ जाओ पीछे, तो ये रहा एग्जांपल। रहा क्या BCC का? ये क्रिस्टल कौन सा लिया था मैंने? BCC का। बोलो समझ आया? तो क्या Yes, मैं sir. अब यहाँ पर a डिस्टेंस पर टच होने वाले एटम क्या लिख सकता हूं बेटा? टोटल 6 एटम आपस में टच कर रहे होंगे। क्लियर है क्या? बोलो भाई, ये इनके साथ में मुझे ये 6 के साथ में ये तो नहीं लिखना पड़ेगा ना एटम? No, sir. चलो मैं लिख ही देता हूं सब में, ताकि फिर बाद में कंफ्यूजन ना हो कि ये है क्या। डन। ये लीजिए, ए डिस्टेंस पर 8 एटम है, तो 100% जो थर्ड होगा वो √2a डिस्टेंस पर होगा, और √2a डिस्टेंस के ऊपर ऑब्वियसली 12 एटम होंगे। क्लियर है? तीसरा केस ये मैं ले लेता हूं, आइए आपके लिए FCC का। और FCC के प्रत्येक सेंटर के फेस पर एक होगा, तो फेस का जो सेंटर होगा वो सबसे पहले टच करेगा। तो मैं ये कहूंगा कि a/√2 डिस्टेंस के ऊपर जितने एटम टच करेंगे वो एटम कितने होंगे? अरे भाई, √2a पर जो टच कर रहा है वो √a पर करेगा, तो 12 एटम। क्लियर है क्या बेटा? और जो दूसरा नेक्स्ट नियरेस्ट होगा वो ऑब्वियसली ए ही तो होगा। पहले ये टच करेगा, उसके बाद में कॉर्नर वाले एटम टच करेंगे, और कॉर्नर वाले जो एटम होते हैं ए डिस्टेंस पर वो ऑलवेज 6 एटम होते हैं। अब आप पूछोगे सर वो 6 एटम कैसे होते हैं? तो लुक, ये कॉर्नर के ए डिस्टेंस पर टोटल 6 एटम ही टच कर रहे हैं क्या? डायग्राम में दोनों मैंने एक्सप्लेन किए हैं, आप दोनों से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डन। मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना, एक एक पॉइंट। Yes, sir. आ रही है बात समझ में? तो मैं ये कहूं कि अब √2a डिस्टेंस पर क्या मैं वापस यही कह सकता हूं कि 12 एटम ही टच करेंगे? डन बेटा। और √3a पर 8 एटम ही टच करेंगे। यहां तक मेरी बात समझ में आई क्या? बोलो बेटा। क्लियर है? Yes, sir. अब जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक, पैकिंग एफिशिएंसी और इन सारी चीजों को मिला करके मैं एक टेबल और तैयार कर देता हूं। बस उस टेबल को दिमाग में रखना, सारे क्वेश्चन अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाएंगे किसी भी शीट के। देखिए, मैं एक टेबल आपके लिए और तैयार कर रहा हूं। पहले उस टेबल को आप अच्छी तरीके से समझिएगा। क्लियर है? मैं यहां लिख रहा हूं क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग, पहले क्या लिखा है मैंने? क्लोज पैकिंग। बात समझ आ रही है? क्लोज पैकिंग के बाद में मैं यहां पर आपके लिए डाल देता हूं, ये लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर, ये लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है बेटा? और कोऑर्डिनेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ दोनों डाल रहा हूं। ये लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। डन। सारे कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने एक साथ डाल दिए। इसके बाद में मैं डालता हूं डिस्टेंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नियरेस्ट एटम। ये लीजिए डिस्टेंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नियरेस्ट एटम। बोलो बेटा, क्लियर है? ये नियरेस्ट एटम। और फिर उसके बाद में मैं डाल देता हूं जेड। जेड बोले तो इफेक्टिव एटम एंड
पैकिंग इफिशियंसी। ये लो, क्या इस टेबल में अब सारी चीजें अपने को क्लियर हो जाएंगी? बोलो भाई, क्या ये सारी चीजें इस टेबल में अपने को अब आराम से क्लियर हो जाएंगी क्या? डन। तो पहले मैं लेता हूं नंबर 1, ये बड़ा ध्यान से देखना। पहली जो मैं ले रहा हूं वो मैं ले रहा हूं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कौन सी ले रहा हूं? पहला नंबर पर फर्स्ट स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सब फ्रेम के बाहर जा रहा है। हाँ बेटा, मैं इसको अभी सेट किए देता हूं। ये लो, डन। हाँ सर। पहला लेंगे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर जो होंगे मेरे पास वो 4 ही होंगे। और इसी तरीके से दूसरे नंबर पे मैं लेता हूं HCP हेक्सागोनल। आ रही बस, लेकिन मैं बात कर रहा हूं 2D में। देखो बेटा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी 2D में होगी और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में, तो टोटल एटम 6 ही होंगे। और मैं यहां पर अगर तुमसे बात करूं तो याद करो, ये 52.4% आपने पैकिंग इफिशियंसी निकाली थी और बेटा ये 60.4% पैकिंग इफिशियंसी होती है 2D में। किसमें? दोनों केस ये 2D में है। अब इसके बाद मैं तीसरे नंबर पे बात करता हूं SCC, जो कि अभी आप पढ़ के आए हो। तो SCC के अंदर अभी आपने देखा जो पहला आइटम था नियरेस्ट वो 6 था, फिर 12 था, फिर 8 था। यही पढ़ा है वे? क्लियर ना? डिस्टेंस कितनी थी साहब? जो 6 आइटम है उनकी डिस्टेंस A थी, जो 12 है उनकी √2A थी, जो 8 है उनकी √3A डिस्टेंस थी। क्लियर है क्या बेटा? और 3D में अभी भी आप पढ़ के आए हो कि इनकी पैकिंग इफिशियंसी 52.4% होती है। क्लियर? नंबर 4 पर अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मैं डिस्कस करता हूं BCC के लिए, कि जो BCC है उस पे जो पहला आइटम थे वो 8 पे थे। 8 आइटम फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर को टच कर रहे थे, उसके बाद में 6 थे, फिर 12 थे और फिर 8 थे। क्लियर है? 8, 6, 12 और 8, इसको आप डायग्रामेटिकली समझना। पीछे इसी के अंदर आपको मैंने ये करा दिया है BCC वाला। आप आराम से वीडियो को पॉज करना, नोट्स बनाना और एक एक को चेक करना डायग्रामेटिकली कि कौन सी डिस्टेंस कहां है, पूरे ब्रेन को यूज में लेते हुए। डन बेटा? आ रही है बात समझ में? तो जो मेरे पास में 8 एटम थे, क्या वो √3A/2 डिस्टेंस पर थे? √3A/2 के बाद में जो मेरे पास में A डिस्टेंस पर 6 एटम आएंगे। कितने डिस्टेंस पर बेटा? A डिस्टेंस पर। और ये फिर मेरे पास में √2A डिस्टेंस पर आएंगे और अगेन 8 एटम √3A डिस्टेंस पर आएंगे क्या? और इसकी पैकिंग इफिशियंसी 68% होगी क्या? बोलो बेटा। इसी तरीके से 5वें नंबर पे मैं FCC/CCP मैं बता के आ चुका था आपको। CCP इज नथिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज नथिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और ये मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा इसकी बहुत अच्छे से। और जो इसमें पैकिंग होती है वो हमेशा याद रखना ABC टाइप की पैकिंग होती। बोले ये है क्या चीज? वर्ड पढ़ते ही आपके समझ में आएगा कि ABC पैकिंग किस टाइप की होती है। क्लियर है? तो इसमें 12, 6 आ रही बात समझ में? पहले नियरेस्ट नेबर होंगे वो 6 होंगे, 12 होंगे, फिर 6 होंगे, फिर उसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं तो 8 के अंदर अगर जा रहा है तो फिर 24 और फिर 24 के बाद में फिर 12। आ रही है बात समझ में? तो जो 12 एटम होंगे वो √2A, या मैं कह दूं कि A/√2 डिस्टेंस के ऊपर सबसे पहले 12 एटम टच करेंगे। क्लियर है क्या बेटा? जो फेस के सेंटर पे होंगे सबसे पहले वो टच करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एटम जो A डिस्टेंस पर होंगे वो टच करेंगे। उसके बाद में जो 24 एटम मैंने लिख दिया, तो ये 24 जो एटम है ये √3A/2 डिस्टेंस पर टच करेंगे। और उसके बाद जो मैंने 12 एटम लिख दिए हैं, ये 12 एटम डेफिनेटली √2A डिस्टेंस पर टच करेंगे और पैकिंग एफिशिएंसी 74% होगी। क्लियर? आइए 6 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 6 नंबर है हमारे पास HCP। अब ये HCP 2D था और ये HCP क्या है बेटा?
3D है, और 3D की मैं HCP की कई बार आपको पिक्चर आराम से एक्सप्लेन करके आया हूं। ये लीजिए, क्लियर है कौन सी किस डिस्टेंस के ऊपर कितना एटम आ रहा है। तो रिमेंबर दैट मैं यहां पर बात करूंगा 12 एटम। डिस्टेंस मैं आपके लिए नहीं लेता हूं जब तक पढ़ाऊंगा नहीं, और फिर मैं ये लेता हूं पैकिंग एफिशिएंसी 74% ही होती है, जो कि मैं आपको पूरी प्रूफ करा चुका हूं। ये लीजिए, क्या ये टेबल आपको बहुत अच्छे से क्लियर है क्या बेटा? बोलिए, यहां तक कोई डाउट, किसी भी तरह का कोई डाउट? बोलिए, यहां तक क्लियर? नो सर। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। और डेंसिटी ऑफ सॉलिड का मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं आज की क्लास में। थोड़े से न्यूमेरिकल आप देखिएगा, और फिर मैं कल की क्लास में आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा। क्लियर है? तो मैं सबसे पहले बात करता हूं डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ये लीजिए कि जो सॉलिड की डेंसिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में बहुत लॉट ऑफ क्वेश्चन दिए गए अच्छे अच्छे। तो ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड है क्या, पहले इस चीज को समझते हैं। यू नो वेरी वेल कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और ये ग्राम पर सेंटीमीटर में होती है, या फिर मैं कहूं सीसी में होती है। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्लियर है बेटा? अब बोले आप एक्सप्लेन कैसे कर रहे हो, तो लुक बेटा, डेंसिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो डेंसिटी की जब मैं यहां बात करूंगा तो मैं पर्टिकुलर किसके लिए बात कर रहा हूं? ओहो, अरे भाई, मैं तो एक यूनिट सेल के लिए तुमसे बात कर रहा हूं ना। ये रही मेरे पास में यूनिट सेल। डन? हाँ या ना? ये मेरे पास में एक यूनिट सेल है भाई, मैं तो इसकी डेंसिटी की तुमसे डिस्कस कर रहा हूं। तो क्या मैं कहूंगा, क्या मास ऑफ द यूनिट सेल डेंसिटी इज इक्वल टू क्या बोलूंगा बेटा मैं? मास ऑफ द यूनिट सेल। ये लीजिए, मैं तो ये कहूंगा कि मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। डन? ये लीजिए, ये मेरे पास में फॉर्मूला बन करके आया। क्लियर है क्या? बोला अब इसको मैं एक्सप्लेनेशन कैसे करें? तो सुनो, अगर मेरे पास में ये डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है, और अगर ये डिस्टेंस ए है, तो सबसे पहले मुझे यूनिट कन्वर्जन फैक्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब ये जो ए है, अरे भाई, ये ए डिस्टेंस है, ये पिकोमीटर में हो सकती है, ये नैनोमीटर में हो सकती है, ये एंगस्ट्रॉम में हो सकती है, किसी में भी दे सकता है डिस्टेंस। तो अरे हाँ या ना? और तुम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 12 मीटर होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर होता है। अरे हाँ या ना? लेकिन डेंसिटी की यूनिट पर ध्यान देना, ये सेंटीमीटर में है। तो क्या बेटा, पहले इन सबको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन सबको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या मैं 1 पिकोमीटर विल इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 10 सेंटीमीटर लिख सकता हूं? क्या मैं 1 नैनोमीटर को 10 टू दी पावर माइनस का 7 सेंटीमीटर लिख सकता हूं? से यस या नो? और क्या मैं 1 एंगस्ट्रॉम को 10 टू दी पावर माइनस 8 सेंटीमीटर लिख सकता हूं क्या, अकॉर्डिंग टू देयर यूनिट? सबसे पहले मैंने इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। हाँ या ना बोलो? क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है? और इस यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा? ऑब्वियसली ए क्यूब इस पूरी यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा क्या? अरे बोलो सिद्धार्थ और उदित, समझ में आ रहा है क्या? यस या नो? यस सर। क्लियर है बेटा? तो मैं पहला पॉइंट ये डालता हूं कि सपोज मास ऑफ यूनिट सेल, इस यूनिट सेल का पूरी का अगर मैं मास लूं तो मैं कह सकता हूं सपोज द मास ऑफ एन एटम। आ गई बात समझ? सपोज द मास ऑफ एन एटम ऑफ यूनिट सेल
ऑफ यूनिट सेल विल इक्वल टू m। मैं मास को कितना मान रहा हूं बेटा, m मान रहा हूं। मेरी बात समझ में आ गई क्या? एंड n इज द नंबर ऑफ, क्या बोल रहा हूं, इस यूनिट सेल के एक एटम का मास कितना है, m है। एंड n इज द नंबर ऑफ एटम, और इस यूनिट सेल में कितने हैं बेटा, n एटम है। आ गई बात से, n इज द नंबर ऑफ एटम। क्लियर है क्या बेटा, इन यूनिट सेल। ये लीजिए, इस यूनिट सेल में एक एटम का मास मैंने m मान लिया, और ये मान लिया कि इसमें n नंबर ऑफ एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? तो मुझे एक बात बताओ भाई आप अच्छी तरीके से, कि जब एक एटम A है तो जनरली जो मेरे पास में ये वॉल्यूम निकला है और एज की ये इतनी सारी यूनिट है, तो क्या मैं अगर यहां पर बात करूं तो जो वॉल्यूम है, सुनना बड़े ध्यान से, आप लोग बड़े अच्छे से समझना कि जो इसका वॉल्यूम होगा वो 100% A इंटू यूनिट का क्यूब ही तो होगा। अरे भाई A एज लेंथ है, और एज लेंथ सेंटीमीटर में चाहिए, तो A की कुछ ना कुछ तो यूनिट होगी, तो उसका भी तो क्यूब बनेगा। सही, यस या नो? यस सर। बोलो। अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास में जो A है, क्लियर है, A जो है वो पिकोमीटर में है, तो क्या बेटा इसका क्यूब बनेगा? यदि A मेरे पास में नैनोमीटर में है तो इसका क्यूब बनेगा, और क्या मेरे पास A इंटू एंगस्ट्रॉम में है तो क्या मेरे भाई इसका भी क्यूब बनेगा क्या? बोलो। सबसे पहले अपन यूनिट का क्यूब निकाल के लेके आते हैं सेंटीमीटर्स में। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, A क्यूब इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब? बोलो, लिख सकता हूं क्या? मैंने इस पॉइंट को यहां छोड़ दिया, पहले वॉल्यूम समझा रहा हूं। क्लियर? अब मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, A क्यूब इंटू 10⁻21 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको लिख सकता हूं क्या, A क्यूब इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो बेटा, पहले ये वॉल्यूम वाला चक्कर समझ में आया, यूनिट को चेंज करने वाला? बोलो यार, बोलते नहीं हो, बोलो सर, ना। सर ये लास्ट वाला, सर हाँ, सर ये जो आपने लास्ट वाला लिखा है इसमें माइनस का 25 आना चाहिए शायद पावर क्यों में। आएगा माइनस का 25? एक एंगस्ट्रॉम को क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा तो 8 ही तो आएगा, और 8 का क्यूब कितना होगा, 24। पर सेंटीमीटर लगाने के लिए -2 देना पड़ता है ना, 10⁻⁻²। अरे भाई, एक मीटर को आप कन्वर्ट कर रहे हो तो एक मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। हाँ तो जैसे ही मैं 100 डालूंगा तो 10⁻² डालूंगा तो 2 कम हो गई ना। तो जो 10 था उसमें से 2 कम हुई तो 8, और 8 का क्यूब किया तो 24। कोई डाउट? अच्छा सर, वो दिख नहीं रहा था ना, मतलब ऊपर फ्रेम के बाहर है बस। तो मैं इसको बड़ा लिखूं क्या, नहीं नहीं, ऊपर ऊपर। ए क्यूब इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। डन। ये लीजिए, दूसरे पॉइंट पर मैं डालता हूं द मास ऑफ यूनिट सेल। जब मैंने ये पढ़ ली तो मैं कहता हूं द मास ऑफ यूनिट सेल। बताओ मास ऑफ यूनिट सेल कितना होगा? एक एटम का मास m है, और इसके अंदर n एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या मैं m इंटू n लिख सकता हूं क्या मास? बोलो। यस सर। ये तो पूरी यूनिट सेल का मास हो गया। पॉइंट थर्ड, अब मैं एक एटम का मास निकालना चाहता हूं, तो मास ऑफ वन एटम, और आप जानते हो कि m/na होता है, जितना भी मास हो उसमें अवोगाद्रो से डिवाइड कर दो तो क्या एक एटम का मास आ जाता है क्या बेटा? बोलो बेटा। हाँ सर। क्लियर है? तो मुझे एक बात बताओ, इसमें एक एटम का मास m/n है, और इसके अंदर टोटल एटम n एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या मास ऑफ यूनिट सेल मेरे पास में आ गया? तो क्या मैं डेंसिटी का फॉर्मूले में अब लिख सकता हूं क्या कि मेरे पास में n तो एटम है, हाँ या ना? और एक का मास कितना है बेटा? m/n। m/na। डन बेटा। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो मेरे पास में है
वो क्या है बेटा, ए क्यूब है। बोलो, पहले तो ये सिंपलेस्ट चीज, अब इस सिंपलेस्ट चीज को अपन बहुत अच्छे से थोड़ा सा इलुब्रेट कर लेते हैं। ये लीजिए, मैं यहां ले आता हूं ताकि आपको सब चीजें नजर आए। बोलो, आ रही है नजर अब अच्छे से? हाँ सर। क्लियर? अब इस चीज को देखो, क्या मैं डेंसिटी विल इक्वल टू, बड़े ध्यान से देखना, जो एन है ये एन किसी भी यूनिट सेल में प्रेजेंट इफेक्टिव एटम को एक्सप्लेन करता है क्या? और इफेक्टिव एटम को मैं जेड से एक्सप्लेन कर रहा था क्या? तो एन को ही क्या मैं अब जेड लिख सकता हूं क्या? तो देखिए, इस एन को ही मैं जेड लिख रहा हूं इनटू मास ऑफ एन एटम लिख देता हूं। एक एटम का मास हो गया एम, एक एटम का मास एम। क्लियर है क्या? अपॉन, ओहो, इस ए को ए इंटू 10⁻⁻x का क्यूब लिख दूं क्या? क्योंकि यूनिट एक्स किसी में भी हो सकती है, पिकोमीटर, सेंटीमीटर वगैरह वगैरह में। डन। और क्या ये एन ए नीचे आ गया क्या? आवाग्राद्रो, ये लीजिए। बोलो, क्लियर हुआ क्या? और यूनिट आएगी किसमें बेटा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। बोलो, ये डेंसिटी का फॉर्मूला जो मैंने बोर्ड पर लिख दिया, क्या ये तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ सर। अरे और याद करने का तरीका और सिखाऊं? कभी तुम भूल जाओ इतना बड़ा फार्मूला तो याद रखना, जमना। हाँ सर, समझ आ अरे गया। देखो, जम और ये नीचे ना, ए तो आएगा ही ना, जम ना, जम ना, आ गया क्या? यस सर। कभी नहीं भूलोगे, एक्सप्लेन हो जाएगा आराम से, भूल जाओ तो भी। डेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला जम ना, जेड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एम क्या है? मास ऑफ द एलिमेंट जो भी आपको दिया जा रहा है। यहां पर जेड क्या है? इफेक्टिव एटम, और एम क्या है? मास ऑफ एलिमेंट। जो भी आपको दिया गया है मास, उसका एलिमेंट। एन ए क्या है? आवाग्राद्रो। और ए क्या है? एज लेंथ। क्लियर है क्या? और एन ए तो अंडरस्टूड है, आवाग्राद्रो। बोलो बेटा, पकड़ लोगे यहां से? क्लियर है? अब अगर आपको जेड सर। निकालना पड़ जाए, अब वेरिएबल कितने हैं? 1, 2 और 3, तीन ही तो वेरिएबल है, तो न्यूमेरिकल भी 3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। कभी कभी गधा बनाता है ये, गधा कैसे बनाता है? कभी कभी अवोगाद्रो नंबर निकलवा लेता है। और बच्चा क्या मिस्टेक करके आता है पता है? उसको याद है कि इसमें एन पूछा अवोगाद्रो, तो वो सॉल्व नहीं करता, वो डायरेक्ट लिख देता है कि अवोगाद्रो नंबर तो है 6.023 इंटू 10⁻23। अरे बेटा, वो एक्यूरेट वैल्यू है। आप यहां से थ्योरेटिकल सॉल्व कर रहे हो, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको अगर ट्रिक लगानी हो तो कभी भी 23 पावर मत डालना, 22 पावर मत डालना, 6.022 इंटू 10⁻23 मत डालना, 21 कर देना, 22 कर देना और आंसर लिख आना, करेक्ट हो जाएगा, गलत नहीं होगा। रीजन समझ में आया? यहां तक बात क्लियर हुई? तो यहां तक ये पॉइंट आपके क्लियर आया? तो देखिए, अब मैं यहां पर जेड इजिकल टू, अगर मैं जेड निकाल लूं तो जेड के लिए क्या फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं? बोलो, देखो, डेंसिटी इंटू ए इंटू 10⁻⁻x का क्यूब इंटू एन ए, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? बोलो ना, एम। ये लो, क्या यहां से तुम इफेक्टिव एटम भी पता कर सकते हो? अगर यूनिट सेल की आपको क्या दे दी जाए? क्या दे दी जाए? डेंसिटी दे दी जाए, एलिमेंट का मोलर मास वगैरह दे दिया जाए, और क्या यहां से अब आप एक और फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो क्या? ये लीजिए, मैं एम को यहां रख देता हूं, डेंसिटी इंटू ए इंटू 10⁻⁻x का क्यूब इंटू एन ए अपॉन ये जेड। तो ये लीजिए, क्या आप एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास भी पता कर सकते हो क्या? क्लियर है बेटा? अब हम इसके आगे का कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास मैं आप लोगों की यहीं छोड़ता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छी तरीके से आप वीडियोस को देखना रिकॉर्ड होने के बाद में, और इसको एक बार बहुत अच्छे से और समझना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट।